नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करेंगे पिछले करीब 5 महीने से चल रहे मणिपुर विवाद की। मणिपुर विवाद में क्या मामला है, इसको लेकर हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी अजय कुमार रजक जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद इतना देर क्यों चलता आ रहा है। हालांकि कहा जाता है कि 5 महीने का विवाद नहीं बल्कि ये 50 साल पुराना विवाद है, अर्थात आज़ादी के वक्त से ही ये विवाद शुरू हो गया था। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे दर्शकों से बताएं एक बार फिर से, कल ही मणिपुर सरकार ने इंटरनेट सेवा को प्रतिबंधित कर दिया है। बीच बीच में 1-2 दिन खोलते हैं और फिर से बंद हो जाता है। आखिर ये विवाद क्यों थम नहीं पा रहा है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ये विवाद बहुत पुराना है, तो मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अभी जो रिसेंट विवाद की शुरुआत हुई, जो आपका 28 अप्रैल से शुरू हुई वो विवाद और 3 मई तक वो चली, उसके बाद 3 मई के बाद से ये उग्र रूप ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हम पहले कारणों में जाना चाहते हैं। उसमें हुआ ये कि कहीं लैंड एक्विजिशन की इशू थी, उसके कारण वो विवाद शुरू हुआ और कुछ चर्च इशू भी था जिसमें डेवलपमेंट वर्क में आ रहा था, वो इशू हुआ। कुछ फॉरेस्ट लैंड का इशू था, कन्वर्शन का इशू था। उसमें ऐसे सारे कुछ नौकरियों में आरक्षण की बात थी। मैते को एसटी का स्टेटस देने की बात थी। उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा था कि वहाँ जो एक इशू बना, वो ये बना कि जो ये 2 कम्युनिटी हैं, मैतेई वाले जो हैं, मैते और कुकी जो है, हाँ, वो लगभग माने स्ट्रेंथ में हर चीज में बराबर हैं। और जब इसकी शुरुआत हुई तो कुकी का कहना था कि भाई आप हमारे धार्मिक स्थल को बिना मेरे परमिशन से ये कर रहे हैं, प्लस हमारे जो लैंड जहां हम 340-400 साल से रहते आ रहे हैं, आप कैसे मेरे फॉरेस्ट लैंड के नाम पर हमसे कैसे वो ज़मीन ले सकते हैं, हमें कैसे बेदखल कर सकते हैं। प्लस जब हमारी नौकरी वहाँ मेते बहुत डेवलप कास्ट है, इनका कहना है कि अगर नौकरियों में उनको आरक्षण दे दिया गया तो हम सीधे आउट हो जाएंगे। कुकियों का कहना है कि ये मेरे आस्था पर चोट है, मेरे ज़मीन लिया जा रहा है, प्लस हमें हमारी नौकरी से हमें बेदखल किया जा रहा है। ये उनका आरक्षण का मुद्दा है और जमीन का मुद्दा है। कुल मिला के जो डाटा है वो इस प्रकार से कि मैतेई लोग वहाँ सबसे ज़्यादा हैं। संख्या की संख्या सबसे ज़्यादा 60% लगभग है, और बाकी जो 2 नागा और कुकी का लगभग 40%। लेकिन वो जो जमीन का आंकड़ा बताते हैं कि 90% जमीन जो है वो कुकीज के पास है और नागा के पास है, और मैतेई के पास मात्र 10% है। और वो लोग वहाँ पे दूसरे जमीन पे जा नहीं सकते, वहाँ रह नहीं सकते, उनको रहने का, खरीदने का अधिकार भी नहीं है। जी। तो ये जो कानून जब भी बना होगा, ऐसा कानून कि हम यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में था कि आप बाहर के लोग वहाँ ना जमीन खरीद सकते हैं, ना ही वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो संतुलन बनाने के लिए सरकार का तो काम है भी सभी को बराबर हक हो। कहीं भी किसी भी राज्य में अगर दिल्ली में कोई कहे कि भाई यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग नहीं आ सकते हैं, बिहार के लोग नहीं आ सकते हैं, या कहीं के और के लोग नहीं आ सकते, खरीद नहीं सकते, तो ये तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा। इसको लेके तो सरकार ने अगर कोई अच्छा काम किया कि भाई सबको बराबर हक है। जी जी। आरक्षण की बात है, आरक्षण अगर मैतेई समाज को मिल रहा था या कुकी समाज को मिल रहा था, अभी कोर्ट ने मैतेई समाज को भी आरक्षण देने का काम किया है, जहां से मामला ये बिगड़ा। अब उनको अपना पुराना जो उनको लग रहा था कि हम यहाँ पे पूरा राज कर रहे हैं,
हमारे पास 90% भूमि है, हमारे पास आरक्षण के जरिए नौकरी पर भी अधिकार है, ये सारा अधिकार अब छिन के मैतेई के पास चला जाएगा। और यही कारण बना मैतेई और कुकी के बीच जो विवाद है। नागा इसमें साइलेंट है, नागा का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पिछला 5 महीना हो गया, 5-6 महीना होने को, अप्रैल आपने बताया, तो 6 महीने होने को हैं, सरकार आखिर क्या कर रही है? 6 महीने में तो जम्मू कश्मीर जैसे विवाद को भी इन्होंने समेट लिया, वहाँ का विवाद प्रशासन क्यों नहीं उस पर हावी हो? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार ने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। और उसने जैसे ही 3 मई से दंगा शुरू हुआ तो उसको रोकने के लिए सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ लगाया, स्टेट पुलिस को लगाया। इसके अलावा जो हमारे इसके बीएसएफ के जवानों को भी लगाया गया, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगाया गया। तो सरकार ने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि आप 2 लोगों को अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन जो 2 दिलों का दुराव हो गया, जो 2 दिलों में जो एक कंफ्यूजन पैदा हो गया और एक अविश्वास की भावना आ गई, उसके कारण ये समय लगेगा, इसको शांत होने में समय लगेगा। कुल मिला के जिस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि गांठ पड़ने के बाद वो खुलता बहुत देरी से है, इसलिए अपने रिलेशन में कभी गांठ नहीं पड़ने देना चाहिए। और ऐसा ही गांठ पड़ा हुआ है आज जिस प्रकार से मध्य पूर्व एशिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, इजराइल में फिलिस्तीन और इजराइल को लेके हमास को आतंकवादी बताया जा रहा है, वहीं हमास के लोग कहते हैं कि हम तो अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका जो विवाद है वो भी ज़मीन से रिलेटेड ही है, जैसे हमारे मणिपुर में ज़मीन से रिलेटेड था, और वहाँ भी कहीं ना कहीं इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है वो भी ज़मीन से रिलेटेड है, वो भी आबादी से रिलेटेड है। वहाँ भी कभी यहूदी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी फिलिस्तीन ज़्यादा हो जाते हैं, और ईसाई उन दोनों को लड़ाने का काम करते हैं। और ये लड़ाई जो है ब्रिटेन का दिया हुआ है, जब ब्रिटेन पूरे दुनिया पर राज कर रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में उसे लगा कि हम हार जाएंगे, तो उसने चालाकी करते हुए ब्रिटेन ने जिस प्रकार से इंडिया के आज़ादी के बीच में इन्होंने ये पार्टीशन डाल दिया हिंदू मुसलमान करके और भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया, वैसे ही यहूदियों को अलग से एक बता दिया कि हम आपको अलग स्टेट दे देंगे, और फलस्तीनियों को कह दिया कि आपको अलग से हम यहाँ पे दे देंगे। और यही विवाद वहाँ भी हुआ। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपने डाटा कुछ कलेक्ट किया है, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो फ़लस्तीन और इज़राइल वॉर है ये काफ़ी पुराना है, और ये एक्चुअली ये शुरू हुई थी एक धार्मिक स्थल के तौर पर। यहूदी फिलीपींस को अपना एक धार्मिक स्थल के पवित्र स्थल के रूप में मानते हैं। और ये अलग बात है कि उस जगह यहूदियों की संख्या बहुत कम थी। तो जिस समय 1917 में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन ने पहले तो फ़लस्तीनियों के साथ एक वादा किया, एक समझौता किया जिसको वेलफेयर डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई आपका जो धार्मिक पवित्र स्थल है फ़लस्तीन, वो आपको हम दे देंगे, यहूदियों को बोला। इसी तरह उसने एक फ्रांस और रसिया से गुप्त समझौता कर लिया जिसको हम लोग कहते हैं साइकोस-पिकोट समझौता। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए कंट्री है वो आपको दे देंगे, आप में शामिल कर देंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो कहीं किसी को कुछ लालच दिया गया, किसी को कुछ लालच दिया गया, और सच्चाई ये है कि इन दोनों वादा को ब्रिटेन ने पूरा नहीं किया, जिसके वजह और से आज तक बदले में उन्होंने क्या किया कि वहां आधिपत्य जमा लिया खुद ही। तो वहीं से जो जैसे कलह शुरू हुई और वो कलह आज तक चलती आ रही है, और दोनों लोग अपने अपने धार्मिक स्थल की सुरक्षा में लगे हुए हैं। कुछ कभी कभी ये मुस्लिम और यहूदी एंगल आ जाता है, कभी कभी ये मुस्लिम और क्रिश्चियन एंगल आ जाता है। तो ये एक तरह से टोटली जो है एक तरह से धार्मिक इशू बन के रह गया है।
बिल्कुल। और मैं बता देता हूं कि इसमें एक जियो पॉलिटिकल एंगल भी है। अभी हाल फिलहाल झगड़ा क्यों हुआ, ये तो बहुत पहले हुआ है, होता रहा है, लेकिन जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ वो ऐसा हुआ कि जियो पॉलिटिकल एंगल आ गया। अमेरिका ने इससे सऊदी अरब से एक समझौता पैक्ट किया डिफेंस डील का। उसने बोला कि मैं तुम्हें डिफेंस का ये दूंगा डील और मैं तुम्हारा सुरक्षा करूंगा, बदले में आपको फिलीपींस का डिमांड के साथ छोड़ना पड़ेगा, मैंने आप फिलीपींस के डिमांड के साथ अलग हो जाइए। ये चीज कहीं ना कहीं हमास को पता लग गया, तो वो देखा कि ये जो है एक तोड़ने वाली बात हो रही है, तो उसने जो है इजराइल पर हमला 5000 रॉकेट एकाएक कर दिया। उसका मकसद था कि किसी तरह इसको डाइवर्ट कर दिया जाए, ये जो डिफेंस डील है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में, ये प्रभावित हो और इस तरह का फ्यूचर में भी डील संभव ना हो पाए मुस्लिम कंट्री और क्रिश्चियन कंट्री में। कुछ इस तरह का एंगल आ गया वहां। तो कुल मिला के मतलब मरता तो पब्लिक ही है। आज 7326 ऑन रिकॉर्ड लोग मारे गए, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आधा 3500 करीब सिर्फ बच्चे और महिलाएं हैं। ये बहुत दुखद घटना हो रही है, इसे रोका जाना चाहिए। ये कुल मिला के सिर्फ इन दो देशों की लड़ाई अब नहीं रह गई है, इसका असर पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था पर फिर से पड़ रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कोरोना के बाद किस प्रकार से अर्थव्यवस्था नीचे गया, उसके बाद यूक्रेन रसिया का युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था नीचे गया, और पिछले एक सप्ताह से अगर आप बात करें शेयर मार्केट फिर से नीचे की ओर जा रहा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे की ओर जा रहा है, और ईरान इस युद्ध में इन करने लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूं जी कि ये आप इसको हमास और इजराइल युद्ध ना समझे, ये बहुत ही बड़ा रूप ले रहा है, और धीरे धीरे पूरी दुनिया या फिलीपींस की तरफ जा रही है, हमास की तरफ, और कुछ लोग इजराइल की तरफ बढ़ रही है। और ये कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, अगर समय रहते जो हमारे यूनाइटेड नेशन और जो बाकी लोग हैं, समय रहते जो बाकी लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर, अगर इस पर समझौता ना कराएं या ना ध्यान दे, तो ये एक युद्ध विश्व युद्ध की रूप ले लेगा। और मैं अभी बताना चाहता हूं कि आज के डेट में जिस तरह से माने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या बहुत सारे कंट्री हैं जहां से क्रूड ऑयल की भी समस्या होने जा रही है, वो एंगल भी ले रहा है कि मैं क्रूड ऑयल इसको नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा। तो ये बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ने लगेगी, और इससे कई सारे कंट्री भूखमरी और कंगाली के कगार पर चला जाएगा। जिस प्रकार से पिछले दिनों पर श्रीलंका में आपने देखा कि किस प्रकार से गृह युद्ध का स्थिति हो गया था, पाकिस्तान का भी वही स्थिति है, वहाँ पे भी भूखमरी के कगार पर लोग हैं। कोरोना के बाद हर देश, सिर्फ ये कहने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका का उदाहरण है, हर देश के अंदर गरीबी बहुत चरम पर आ गई है। चाइना में भूखमरी का कगार होना जो है वो भी खुल के आता है, हालांकि वहाँ के मीडिया पर सरकार का इतना पाबंदी है कि न्यूज़ बाहर नहीं आने देता, लेकिन चाइना में भी बेरोजगारी चरम पर आ गया है। ऐसे में अगर इस युद्ध को जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया तो क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ने से सभी चीज़ इफेक्ट होता है, राशन से लेके और टेक्नोलॉजी तक। आप किसी भी चीज को नहीं रोक सकते, महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ओपनली अमेरिका इजराइल के साथ था, लेकिन जब एक हॉस्पिटल पर हमला होता है तो बहुत सारे कंट्री जो इजराइल के एक तरह से मोरल सपोर्ट दे रहे थे, 7 तारीख को लेकर हमास के जो रॉकेट लॉन्चर के बाद जो स्थिति बनी थी, तो सब लोगों ने इजराइल को कहा कि नहीं, अमानवीय काम ना किया जाए,
हाँ, फिलीपींस ठीक है, आपके साथ अन्याय हुआ, लेकिन आप अमानवीय काम मत करिए। और जिस समय इजराइल ने उसे मना किया तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये मतलब ये काउंटर डिफेंस से आगे बढ़ रहा है। और युद्ध में सिर्फ आतंकवादियों पर हमला करने के बजाय, हमास को टारगेट करने के बजाय आम फिलीपींस को भी उसका नुकसान हो रहा है। और स्पष्ट तौर पर इजराइल ने भी कहा है कि 300 कुछ आतंकवादियों को उन्होंने मारा है, जबकि कुल मरने वालों की संख्या 7000 के करीब 326 आतंकवादी हैं और 7000 लोग मारे गए हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि जिसमें 3000 सिर्फ बच्चे हैं। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि बेगुनाह लगभग 6500-6700 लोग बेगुनाह मारे गए हैं। तो उनका क्या कसूर था, ये चीज हर किसी को सोचना होगा। और इसीलिए यूएन ने भी कहा था कि हमास ने जो हमला किया वो अकारण नहीं था, उनका भी कोई ना कोई कारण था। वो अपने ज़मीन की लड़ाई के लिए कर रहा है, अपने देश की लड़ाई के लिए कर रहा है। और इसी बात को लेकर पूरे मुस्लिम कंट्री उसके साथ धीरे धीरे खड़ा होता दिख रहा है। और अगर इस युद्ध को जल्दी नहीं रोका गया तो एक बार फिर से विश्व युद्ध में ये तब्दील हो सकता है, क्योंकि रसिया जो है वो हमास को सपोर्ट अंदर से करना शुरू कर दिया है। ईरान पहले से ही करता आ रहा है और चाइना भी उसी के तरफ से आ रहा है। कुल मिला के अगर अमेरिका, इजराइल के तरफ से अमेरिका है वो तो और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो इजराइल के जो क्रिश्चियन सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, नहीं तो फिर से देश में, पूरे दुनिया में भूखमरी का स्थिति बढ़ जाएगा और उसे रोकना फिर बहुत देर हो जाएगा। इसलिए इसे रोकना चाहिए, जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार।